तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। और सबसे पहले तो बात करेंगे एरर की। तो पहले बताइए कि अपना पेपर कैसे हुआ, कि मतलब कल वाला पेपर कैसा हुआ, उसमें कुछ दिक्कतें आई, किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम थी या ऐसा कुछ नहीं है? बोलो। नन। चलिए शुरू करते हैं। तो एरर की बात कर रहे हैं, तो एरर में कुछ डेफिनेशंस हम पहले देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं रैंडम एरर। क्या देख रहे हैं? रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या हो रहा है कि जैसे कोई भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं ना, एरर किस में पढ़ा जाता है? मेजरमेंट में पढ़ा जाता है। तो मेजरमेंट के दौरान हम जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है और उसके जो मेजरमेंट में है उसमें कितनी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, वो रैंडम एरर में आ जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी एरर की बात जो करेंगे वो हम क्या करेंगे, जो कोई भी मेजरमेंट अगर करते हैं तो उसमें कितना एरर बना हुआ है, कितनी दिक्कत बनी हुई है एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल वैल्यू। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं रैंडम एरर। रैंडम मतलब क्या होता है? ऑपरेटर की वजह से फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल कंडीशन। फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि गोल्ड का वेट ले रहा हूँ ना, वेइंग कर रहा हूँ मैं उसकी, और ऊपर फ़ैन चला दिया मैंने, है ना। अब फ़ैन चला दिया तो वहाँ पर हवा मारेगा तो वहाँ पर वेइंग स्केल को वो धक्का देगा। अब धक्का देगा तो वो क्या करेगा, जो वेइंग होने वाली है वो उसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा, है ना, थोड़ा सा उसे चेंज कर देगा। तो वहाँ पर क्या होना है, अब हवा तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सेम सी बनी हुई है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होती जा रही है। तो वहाँ पर रीडिंग में क्या है, रैंडमली चेंजेस आने वाले हैं। तो रैंडम एरर बन जाएगा, जो कि मतलब बिल्कुल ही रैंडम है, किसी ऑपरेटर की गलती की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से जो दिक्कतें होने वाली है रीडिंग में, मेजरमेंट यूनिट में, वो क्या हो जाएंगे, रैंडम एरर हो जाएंगे। दूसरा होगा सिस्टमैटिक एरर, यानी कि सिस्टम की वजह से बनने वाली एरर। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं। अब वेइंग स्केल पे जब कोई खड़ा नहीं था तो वो 1 kg का वो तुम्हें रीडिंग दिखा रहा है ना, 1 kg की रीडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये आपकी जो सिस्टम में दिक्कत है उसकी वजह से फाइनल रीडिंग में भी प्रॉब्लम आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो देखो, सिस्टमैटिक एरर अकर ड्यू टू द प्रोसीजर और मिस कैलिब्रेशन इन द इंस्ट्रूमेंट। मिस कैलिब्रेशन मतलब वो 0-1 की 0 की जगह 1 दिखा दिया। सच एरर हैव सेम साइज एंड साइन फॉर ऑल मेजरमेंट्स, कि अपने पास देखो कि 1 दिखा रहा है तो वो अगली बार तुम खड़े होंगे तब भी उसको क्या दिखा रहा होगा, वो 0 की जगह 1 दिखा रहा होगा। तीसरा कोई बंदा आएगा उसको भी 0 की जगह 1 दिखा रहा होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो एरर बना हुआ है ये एरर कहा जाता है सिस्टमैटिक एरर। तो 2 एरर बन गए, एक तो रैंडम, दूसरा है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक को रिप्रेजेंट किया जाता है Q प्लस माइनस डेल्टा Q से, और डेल्टा Q क्या है, ये बना हुआ है इसका एरर। Q मतलब क्या है, कोई रीडिंग जिसकी हम ले रहे थे, Q जो है कोई रीडिंग हम इसकी ले रहे थे, और डेल्टा Q पर क्या बन गया, डेल्टा Q बन चुका है, इसमें कितना एरर हमारा आ चुका है। ना बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की, है ना। ये तो हमारा 2 टाइप के एरर बन गए, एक बनता है एब्सोल्यूट एरर और दूसरा बनता है रिलेटिव एरर। तो एब्सोल्यूट एरर तो क्या है, जैसे मान लो मैं वेइंग स्केल पर खड़ा हूँ, है ना, वेइंग स्केल पर अपना गोल्ड के मेजरमेंट कर रहा हूँ, गोल्ड का वे कर रहा हूँ मैं। मान लो उसका एक्चुअल वेट जो था वो 100 ग्राम था, है ना, एक्चुअल वेट मैंने मान लिया 100 ग्राम था। अब क्या है कि वहाँ पर स्केल में दिक्कत थी 1 ग्राम की, वो रीडिंग जो है 1 ग्राम की वहाँ पर दिखा रहा था दिक्कत। तो इसका मतलब मैं देख सकता हूँ कि जो एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा, एब्सोल्यूट एरर जो बन जाएगा वो कितना होगा, 1 ग्राम। वो कितना होगा, 1 ग्राम होगा। तो अभी अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूँ, और इंस्ट्रूमेंट में जो लीस्ट काउंट ही बनता है वो उसकी एरर बन जाता है कि मिनिमम रीडिंग जो हम ले सकते हैं वो कितना होता है, वो उसकी लीस्ट काउंट के बराबर होती है। सबसे छोटी जो लिमिट बनने वाली है उसके बराबर होती है। उससे कम रीडिंग हम ले नहीं सकते। तो हमारे पास में मिनिमम टू मिनिमम जो एरर बनेगा वो कितना बनेगा, लीस्ट काउंट के बराबर बनने वाला है। ठीक है। नाउ बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मेरे पास बन गया कितना, 100 प्लस माइनस 1 ग्राम बन गया, है ना, जो वेइंग कर रहे थे। फिर अगर मैं रिलेटिव की बात करता हूँ तो रिलेटिव मेरे पास कितना हो जाएगा कि हमारे पास एरर बना हुआ था 1 और मेजरमेंट हमने लिया तो वो कितने ग्राम का था, 100 ग्राम का था। तो जो रिलेटिव एरर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एब्सोल्यूट एरर
वो लिखा जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द मेजरमेंट। साइज मतलब कितना हो गया 100 ग्राम, इस केस में अगर हो गया बन चुका है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर अपॉन साइज ऑफ द मेजरमेंट। तो चलिए देखते हैं, मैं लेता हूं कि हमने क्या लिया था, रीडिंग लिया था वेइंग स्केल से, तो वो कितना बन गया था, वो बना था 100 ग्राम प्लस माइनस 1 ग्राम बन गया। तो एब्सोल्यूट एरर तो मुझे पता है कितना है, 1 ग्राम है। नाउ बात करते हैं रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर अगर देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो अब मतलब एब्सोल्यूट से ही काम क्यों नहीं चलाया हमने, रिलेटिव को क्यों पढ़ा, मतलब रिलेटिव की ज़रूरत ही क्या आ गई, ये समझते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 100 ग्राम की जगह रीडिंग लेता हूँ, वेइंग स्केल में लेता हूँ मैं 10 ग्राम, और साथ में उसका जो लीस्ट काउंट था वो कितना था, वो 1 ग्राम था। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसकी जो रिलेटिव एरर लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 1/10 यानी कि 0.1। अब इसी जगह पर मैं क्या करता हूँ, 1000 ग्राम की रीडिंग लेता हूँ। क्या करता हूँ, 1000 ग्राम की रीडिंग लेता हूँ। फिर से मैं बताता हूँ कि मैं रीडिंग ले रहा था, एक बार तो 100 ग्राम की लिया, ठीक है, और 100 ग्राम प्लस माइनस 1 ग्राम। दूसरी बार मैंने रीडिंग लिया उसी स्केल पर, उसी वेइंग स्केल पर, और 10 ग्राम के लिया। तो मुझे पता है वहाँ पर एरर तो वो अभी भी कितना दिखाएगा, 1 ग्राम की दिखाएगा। और उसी स्केल पर मैंने 1000 ग्राम की रीडिंग लिया, तो एरर अभी भी कितना दिखाएगा, 1 ग्राम दिखाएगा। तो इसमें अगर मैं रिलेटिव एरर की बात करूँ तो बच्चा आप देख सकते हो ये आ जाएगा 1/100। इसके अगर रिलेटिव की बात की जाए तो ये बन जाएगा 1/10, और यहाँ पर अगर रिलेटिव की बात की जाए तो ये बन जाएगा 1/1000। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में एब्सोल्यूट एरर सेम है, लेकिन रिलेटिव एरर की बात की जाए, यहाँ पर है 0.01, यहाँ पर है 0.1, और यहाँ पर है 0.001। तो बच्चा अगर मैं देखता हूँ इसे केस नंबर 1, इसे केस नंबर 2 और केस नंबर 3, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो रिलेटिव एरर बना हुआ है बहुत बहुत ज़्यादा बन गया है। रिलेटिव एरर बन चुका है 0.1, ये बन चुका है 0.1। तो बच्चा रिलेटिव एरर की मदद से ही एक्चुअली हमें आइडिया लगेगा कि कोई एरर कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, कोई एरर कितना बड़ा है और कितना छोटा है, वो रिलेटिव एरर की मदद से ही पता लग पाएगा। इसीलिए रिलेटिव की ज़रूरत होती है। क्या ये रिलेटिव का फंडा समझ में आया हमें? क्या ये रिलेटिव का फंडा समझ में आया कि रिलेटिव क्यों लेते हैं, एब्सोल्यूट से ही काम क्यों नहीं चलाते? बोलो। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर हो गया, रैंडम एरर हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट्स अभी हम पढ़ेंगे। और आपका काम ये होगा कि जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है ना, क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 ही है शायद, क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, उसमें सिग्निफिकेंट एरर दे रखा है। और चैप्टर 1 नहीं 2 है, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 27, अराउंड पेज नंबर 27 के आसपास में एनसीईआरटी, वो एक बार आप पढ़ के आइए सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, और कल अपन इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी वापस चलते हैं एरर के पास में। तो मैंने क्या किया कि अभी हमने मेजरमेंट्स तो कर लिए, इतना मैंने मेजरमेंट कर लिया, इतना मैंने मेजरमेंट कर लिया, इतना मैंने मेजरमेंट कर लिया। अब क्या होगा कि कभी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे विद यूजिंग दीज मेजर्ड नंबर्स तो कैसे की जाएगी। तो हम देखते हैं कि एडिशन में कैसे एरर प्रोपोगेट होता है, कैसे आगे बढ़ता है। तो मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी कौन कौन है अभी क्लास में, मान लिया वैदेही है ना, वैदेही एंड भक्ति। तो वैदेही का वी लिखा, भक्ति का बी लिखा। तो अभी मैं क्या बोलता हूँ कि वैदेही ने जो है यहाँ पर 100 ग्राम सोना खरीदा उसी दुकान से जो अभी पहले मेजरमेंट कर रहा था। तो इसका मतलब उसके पास में कितना गोल्ड होगा, वो इतना होगा 100 प्लस माइनस 1 ग्राम, यानी कि यहाँ पर इसके पास हो सकता है 99 ग्राम टू 101 ग्राम तक वैदेही के पास गोल्ड हो सकता है। सिमिलरली भक्ति ने गोल्ड परचेस किया, मान लो 20 ग्राम्स,
और उसी स्केल से किया तो उसमें भी क्या होगा, एरर आएगा। तो ये आ जाएगा 19 ग्राम से लेकर 21 ग्राम तक इसका एरर बनने वाला है। तो अभी क्या हुआ, ये डिसाइड करती है कौन, भक्ति, कि यार वैदेही से गोल्ड मांगना है। तो वैदेही ने बोला कि चलो मैं तुम्हें देती हूँ। तुमने डिसाइड किया 20 ग्राम देना। अब 20 ग्राम क्या देख के पता लग जाएगा क्या 20 ग्राम है अपने को? बोलो, अरे क्या देख के तुम बता दोगे 20 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है? नहीं पता लगे। हमें क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा, वेइंग करना पड़ेगा। और वेइंग अगर हो गया तो इसका मतलब वापस उसमें 1 ग्राम का एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ कि वेइंग स्केल लिया और उसमें 1 ± 1 ग्राम का एरर आ गया। तो अगर भक्ति के पास नया वाला जो गोल्ड देखा जाएगा वो मैं अगर चेक करना चाहता हूँ तो भक्ति के पास मिनिमम गोल्ड अब नया कितना बना और भक्ति के पास मैक्सिमम गोल्ड अब नया कितना बना, ये चेक करते हैं। तो देखो भक्ति के पास गोल्ड आ कितना रहा है, 20 ± 1 ग्राम, है ना, 20 ± 1 ग्राम। तो यहाँ पर चलो 30 कर लेता हूँ ना, 20 पहले भी था तो 30 कर लिया मैंने इसको एग्जाम्पल के लिए, 30 कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो गोल्ड बना हुआ है वो है 29 ग्राम टू 31 ग्राम। तो अगर भक्ति के पास मिनिमम गोल्ड की बात की जाए, भक्ति की मतलब किस्मत ही डूबी हुई है, तो अगर हम चेक करते हैं कि मिनिमम कितना आने वाला है तो बताओ कितना रहेगा उसके पास, टोटल फाइनली कितना लिखा जाएगा? बोलो बोलो। अरे यार 19 पहले ही इसके पास कम ले लिया, मान लिया इसके पास ऐसी किस्मत थी इसकी कि 19 तो उसके पास था ही और आया भी और कम। तो ये आ जाएगा 19 + 29। हम क्या चाहते हैं, भक्ति पास मिनिमम गोल्ड कितना बना हुआ है वो चेक करना चाहते हैं। तो ये कितना आ चुका है, ये आ चुका है 48 ग्राम। एंड लेट अस टॉक अबाउट कि भक्ति की किस्मत आज बहुत चमक गई, तो भक्ति के पास मैक्सिमम गोल्ड कितना हो सकता है? +31 यानी कि 52 ग्राम। लेकिन सब कुछ अगर सही रहता तो भक्ति के पास होना कितना चाहिए था, ना ज़्यादा ना कम, कितना होना चाहिए था? 20 + 30 50 होना चाहिए था। और है कितना उसके पास, रेंज देखो 48 से लेकर 52 तक। तो भक्ति के जो बाद में बना हुआ है वो कितना आ गया, वो आ गया 50 ± 2 ग्राम बंचर। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भक्ति के पास 1 ग्राम की एरर थी और ये जो अपना जो अगली रीडिंग आ रही है उसमें भी 1 ग्राम की एरर थी। तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या आ गई, 2 ग्राम की एरर आ गई। इसका मतलब एरर जुड़ गई, इसका मतलब एरर जुड़ गई। तो इसको और अगर जनरलिस्टिकली लिखा जाए, मान लीजिए कोई ए रीडिंग थी जिसमें ए की वैल्यू थी a ± डेल्टा ए। इसी तरह से बी कोई रीडिंग थी जिसके लिए रीडिंग थी b या b0 और a0 ± डेल्टा ए, सॉरी डेल्टा b। तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ बताइए a + b क्या लिखा जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उनकी क्वांटिटीज़ तो जुड़ गई, यानी कि a0 + b0 तो हो गया और साथ में एरर भी जुड़ जाती हैं। कहाँ से पता लगा, यहाँ से पता लगा, 2 ग्राम हो गया ना भक्ति के पास एरर, तो एरर भी जुड़ जाती हैं। तो ± डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि जब क्वांटिटीज़ को जोड़ा जाता है तो उनकी एरर जुड़ जाती हैं। अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा। तो वैदेही के पास से जो है ये जा रहा था, कम हो रहा था, तो कितना गया इसके पास से, 29 ग्राम से 31 ग्राम। तो वैदेही का मिनिमम अगर लिखा जाए तो कितना होगा, बोलो? बोलो, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ गोल्ड जो वैदेही के पास मिल सकती है हमें, कि पहले से ही उसकी किस्मत कमज़ोर हो और इसमें भी इसने ज़्यादा गोल्ड उसको दे दिया हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले से ही उसके पास कम हो और देते टाइम भी ज़्यादा दे दे। तो ये कितना आ गया, बोलो? 68 ग्राम। अगर वैदेही की किस्मत बहुत चमक गई आज,
तो उसका मैक्सिमम कितना होगा बताओ, 101 ग्राम तो मैक्सिमम था, और दिया भी कम 29, तो ये कितना आ गया 72 ग्राम आ गया। और सब कुछ अगर सही रहता, सब कुछ ईमानदारी से होता, तो वैदेही के पास कितना होना चाहिए था, 70 ग्राम होना चाहिए था, कि उसने 100 माइनस 30 दे दिया तो 70 होना चाहिए था। लेकिन है कितना रेंज में, 68 से लेकर 72, यानी कि 70 प्लस माइनस 2 ग्राम की रेंज में है वैदेही के पास गोल्ड। तो बताओ वैदेही को गोल्ड ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था वैदेही में से, सब्ट्रैक्ट किया था। तो एज यू कैन सी कि सब्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी एरर क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, 2 ग्राम हो चुका है। इसमें वैदेही की ओरिजिनल में कितना था, 1 ग्राम के एरर थे, और फिर हमने मेजरमेंट करते टाइम 1 ग्राम के एरर और कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम भी हमारे पास में एरर जुड़ गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी लिखना चाहता हूँ तो ये लिखा जाएगा ए नॉट माइनस बी नॉट, ये तो सही है, प्लस माइनस इसमें क्या लिखूँ ये आप बताइए, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब चाहे एडिशन हो या चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा ऐड ही होने वाले हैं, एरर हमेशा ऐड ही होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक पॉइंट्स, कि यहाँ पर एडिशन में तो अपन ध्यान रखते हैं प्लस कर दिया, लेकिन सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। गड़बड़ी में ना अपनी आदत ही होती है कि माइनस माइनस करना है तो माइनस ही कर दिया अपन ने, तो इस बात से आगे जाके बचेंगे। अब हमने देखा कि जब एडिशन हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो कैसे एरर प्रोपोगेट होती हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन अगर देखा जाए तो लेट्स से मैं कुछ मान लेता हूँ y इज इक्वल्स टू a पावर की m और b पावर n है। तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है b से, इनफैक्ट इतनी पावर वगैरह भी बन गई, तो किस तरह से एरर प्रोपोगेट होंगी। तो जब भी आपको इस तरह से बनेगा, अपने को a दे दिया गया है a नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, सिमिलरली b दे दिया गया है b नॉट प्लस माइनस डेल्टा b। तो अभी a हमने रीडिंग ले लिया खुद मेजरिंगमेंट स्केल्स की मदद से, b हमने रीडिंग ले लिया मेजरमेंट स्केल की मदद से। अब हम y को देखना चाहते हैं कि y की रीडिंग में कितनी दिक्कतें आएंगी, कितनी एरर होंगी। तो इसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, दोनों तरफ ln ले लो। तो ln y इज इक्वल्स टू m टाइम्स ln ऑफ a प्लस n टाइम्स ln ऑफ b बन जाएगा, है ना। ln लेके खोल दिया मैंने। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन y इज इक्वल्स टू m टाइम्स dA अपॉन a प्लस n टाइम्स dB अपॉन b, dB अपॉन b बन चुका है। dB क्या है, ये दिखा रहा है एब्सोल्यूट एरर इन b, यानी कि ये डेल्टा b। dA क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है एब्सोल्यूट एरर इन a। और ये dA बाई a ये क्या दिखा रहा है, बोलो, रिलेटिव एरर इन a। और ये कितना बन जाएगा, ये है रिलेटिव एरर इन b। तो देखिए हमें चाहिए क्या था, हमें y में एरर चाहिए था। तो देखो a की वैल्यू यहाँ डाला, b की वैल्यू यहाँ डाला, यानी कि a नॉट b नॉट डाल दिया, तो यहाँ से y आ जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू भी बन जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन में अब बस अननोन कौन बचेगा, वो मात्र और मात्र dy बचेगा। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट के केस में, यानी कि जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो निकाल सकते हैं एरर, नाउ अगर डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में मैंने कर दिया फिर से, लेट्स से देयर इज अ z जो लिखा जाता है a की पावर m और b की पावर m। वही बात है, a अपने को दे दिया गया है a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a, b दे दिया गया है b नॉट प्लस माइनस डेल्टा b। तो क्या करें, फिर से ln ले लेते हैं। तो ln लिया तो यहाँ से ln लेके डिफ्रेंशिएट भी मैंने हाथों हाथ ही कर दिया, dz बाई z। आगे क्या लिखूँ आप बताइए, जल्दी बच्चा। ln लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m टाइम्स ln a माइनस n टाइम्स ln b। तो
ये आ गया एम डी ए बाय ए माइनस एन डी बी बाय बी। अब देखो यहाँ तक मैथमेटिक्स तो सही थी हमारी, मैथमेटिक्स ने बिल्कुल हमारा सही साथ दिया, लेकिन हमें पता है एरर की बात कर रहे हैं। यहाँ तक तो मैथ्स थी, अभी एरर की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये डी जेड बाई जेड जो लिखा जाएगा एम टाइम्स लिखा जाएगा डी ए बाई ए प्लस एन टाइम्स डी बी बाय बी। वंस अगेन एरर हमेशा जुड़ती हैं, आगे एरर हमेशा ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो ये जो माइनस का फंडा है यहाँ पर मैथ्स में, एरर में आते ही प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा एरर हमेशा जुड़ती हैं। दो क्वांटिटीज़ को अगर एरर देखा जाए तो एरर हमेशा जुड़ती हैं। तो ये एक मिस्टेक पॉइंट हो सकता है, आगे से हम ध्यान रखेंगे। क्या है ना, जल्दबाजी में अपन माइनस का माइनस ही कर देते हैं, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। जब एरर की बात की जाएगी तो यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा। नाउ इसके कुछ सवाल, ये सब वही चीज़ किया हुआ है। ये सवाल आपके सामने है, एक कर लो, मतलब एक कर लेना, मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें L1 और L2 की लेंथ दी है। लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि L1 के अंदर में हमें 0.1 का एरर है, 0.1 सेंटीमीटर का। L2 के अंदर में भी 0.1 सेंटीमीटर का एरर है। तो पूछा है मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द साउंड। तो रेजोनेंस ट्यूब कॉलम याद आ रहा है क्या, साउंड में पढ़ा था अपन ने? नो? तो यहाँ से, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव बनी हुई है, दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी लेंथ अपने को दे दी गई है ना। रेजोनेंस ट्यूब कॉलम में दो कॉन्जिक्यूटिव लेंथ अपने को दे दी गई। तो मैं क्या बोलता हूँ कि पहले मान लो ऐसा था, ये अपना कॉलम बना इसके लिए, और दूसरे बार के लिए मैं अगर ऐसा मान लेता हूँ, ऐसा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है ये कितना हो गया, ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ L1 इज़ लैम्डा बाय 4 और ये लेंथ L2 इज़ 3 लैम्डा बाय 4। तो यहाँ से लैम्डा अगर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, ये L2 था, तो यहाँ से आया L2 माइनस L1 इज़ लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स L2 माइनस L1। लैम्डा आ गया, हमें फ्रिक्वेंसी दे रखा था, तो स्पीड लिखा जाता है, वो होती है फ्रिक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो अभी हमें करना था, बताओ इसकी में कितना एरर आया। तो मैं क्या बोलूँगा, फ्रिक्वेंसी में एरर हुए यहाँ पर और लैम्डा में एरर है। तो कहाँ गया सवाल, ये रहा सवाल दिख रहा है ना आपको, बोलो बोलो। तो यहाँ से देखो फ्रिक्वेंसी सवाल में दिया गया है और साथ में अपन ने ये लैम्डा भी लिख दिया, कितना, 2 टाइम्स L2 माइनस L1। तो बस अब यहाँ पे एरर निकालना है, तो सिंपली एरर प्रोपोगेशन का फंडा लगाओ और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर x की पावर a है, y की पावर b है, z की पावर c है, तो फाइनली एरर कैसे प्रोपोगेट होंगी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही जो अपन ने ln लेके किया था वही हो चुका है। a टाइम्स डेल्टा x बाय x, b टाइम्स डेल्टा y बाय y, c टाइम्स डेल्टा z बाय z। ओके तो चलो ये सवाल कर लो, ये वाला क्वेश्चन। कर पाएंगे बोलो। रेजिस्टेंस अपने को पता होता है ना, रेजिस्टेंस इज, बिल्कुल, रेजिस्टेंस इज रो टाइम्स L बाय A। अपने को रो के बारे में बोला है, तो रो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R A बाय L बोला गया। तो रेजिस्टेंस का एरर सवाल में दिया गया है। एरिया के बारे में लेंथ के मेजरमेंट दिया हुआ है, तो एरिया को अपन ने लिख दिया पाई d स्क्वायर बाय 4, डायमीटर स्क्वायर बाय 4, और लेंथ अपने को दिया गया है। तो इसका मतलब d रो बाय रो इज इक्वल्स टू डी आर बाय आर प्लस, क्या लिखूं आगे बताओ, ए की जगह बच्चा मैंने ये लिख दिया ना, तो 2 टाइम्स डी बाय डी
इसको एक कैपिटल टी कर देता हूँ, है ना, कैपिटल टी कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। फिर अगला क्या लिखूँ बोलो, प्लस DL/L। मैथमेटिकली तो माइनस आना चाहिए, लेकिन अपन एरर का गेम खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। तो अभी इन सभी की जानकारी सवाल में दी गई है, तो इससे हमारे पास डेंसिटी रजिस्टिविटी में कितना एरर बनने वाला है वो भी आ जाएगा। तो अब ये कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, मैं PDF इसको डाल दूंगा आपके उसमें अनाउंसमेंट में, और आप वहाँ से ले सकते हैं। अब आता है, हमने अभी तक जो करी थी वो देखी थी कि मेजरमेंट अगर हमें पता हो तो कैलकुलेशन के अंदर में कैसे एरर प्रोपोगेट होती है। अब आगे हम देखते हैं कि स्क्रू गेज की मदद से कैसे मेजरमेंट लिया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये स्क्रू गेज ऐसा बना होता है, ठीक है। स्क्रू गेज देखा है क्या आपने, है ना, 12th के एक्सपेरिमेंट में नहीं देखा? ओहो, कोई तुम्हारे एक्सपेरिमेंट नहीं होते क्या? ये अच्छा, तो चलो ठीक है, फिर तो अभी ऐसा होता है स्क्रू गेज, ऐसा समझ लो, ये U शेप में इसका जॉ बना होता है, जैसे मेरे हाथ पे देखो ऐसा बना है, और ये जो अंगूठे की जगह है ना, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ, ये वाली जगह, ये जो जगह बनी हुई है, ये यहाँ पर क्या है, मूवेबल है, ये वाली जगह जो मूवेबल है, दिख रहा है ना मैं किसको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो एक मिनट, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, हाँ देखो, हाँ लिख सकता हूँ। तो ये देखो, ये वाला जो जॉ है, ये जो है ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है। और यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसको अपन घुमाते हैं, इसको अपन ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो ये वाला पार्ट एकदम इस जीरो के साथ मैच कर रहा होता। ये जो है ना, यहाँ पर ये सर्कुलर पार्ट कहा जाता है, इसको लीनियर स्केल कहा जाता है। ये जो बना हुआ है ये है लीनियर स्केल, और ये कहा जाता है सर्कुलर स्केल। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो इसकी रीडिंग 0 आनी चाहिए थी, और अब हमने क्या कर दिया कि इसके अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट फंसा दिया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फंसा दिया। अब फंसाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है, ये जो छोटू है, ये मूवेबल है, और ये कैसे मूव करता है, इसको हम घुमाएंगे ऐसे, ये घूमेगा तो ऐसे सरकते सरकते, जैसे अपना स्क्रू होता है ना, आपने घर पे कभी देखा होगा, स्क्रू जैसे आगे सरकता जाता है, समझ रहे हो क्या? स्क्रू समझा है क्या, कि वो जो होता है ना नट बोल्ट वाला, उसको गोल गोल घुमाते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर ऐसा निकल जाएगा, और ये जब बाहर निकला तो इसके साथ में ये वाला पार्ट जुड़ा होता है, ये पार्ट इससे जुड़ा होता है, तो वो भी क्या है, बाहर निकलने लग जाता है, वो भी क्या है, बाहर निकलने लग जाता है। तो अब रीडिंग कैसे लेना है ये देखो। तो यहाँ पर ये तो सबसे पहले लीनियर स्केल है, तो लीनियर स्केल पर ध्यान देंगे। हमारे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 mm तो लीनियर स्केल हमने देख लिया, दिख रहा है ना सबको, है ना, ये 7 mm तो हमने लीनियर स्केल से देख लिया। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो, इसको मैं जूम करता हूं, तो 7 प्लस समथिंग छोटा सा, बहुत छोटा सा गैप है, 7 से तो ज़्यादा है लेकिन 8 से कम है, समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पर इस जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बचा हुआ है उसकी रीडिंग लेने के लिए हम सर्कुलर स्केल के पास में आते हैं। अब सर्कुलर स्केल कैसे काम करता है मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपने डिवीजन बने हुए हैं, कितने क्या बने हुए हैं, डिवीजन बने हुए हैं सर्कुलर स्केल पर। ये देखो मार्किंग बनी हुई है, ऐसे कई सारी मार्किंग बनी हुई है। तो जब आप मार्किंग की बात करते हैं तो कई बार सवाल में आपको दे दिया जाता है, इस सवाल में आपको दिया गया है कि ये जो डिविजन्स हैं वो 100 पार्ट्स के हैं, यानी कि 100 मार्किंग्स बनी हुई हैं किस पर, सर्कुलर स्केल पर। 100 मार्किंग्स बनी हुई है सर्कुलर स्केल पर। अब दूसरी बात करता हूं, एक टर्म यहां पर आती है पिच। पिच आपने सुना होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, सुना था क्या? क्या था पिच, बोलो बोलो बोलो। मैं दोबारा, हाँ मैं ऐसा बोलता हूं कि
बच्चा पीछे से मम्मी की आवाज़ आ रही है शायद तुम्हारे। हाँ, तो मैं पिच की बात करता हूँ। पिच को आप ऐसे समझ सकते हैं कि याद करो अपने नट को बोलते हैं ना, नट बोल्ट जो है, बोल्ट को मैं ले लेता हूँ। बोल्ट को पूरा 360 डिग्री घुमाने के बाद में वो अंदर कितना घुसा, दोबारा बोलता हूँ, बोल्ट को अगर अपन ने पूरा 360 डिग्री घुमा दिया तो वो कुछ अंदर जाएगा। अपन पूरा घुमाते जाए तो पूरा अंदर घुस जाता है वो। तो पूरा 360 डिग्री घुमाने पर जो लेंथ ट्रैवल्ड होता है बोल्ट का, वो क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। कि पूरा एक चक्कर पूरा घूमने में कितना वो चला। समझे क्या बात को? पिच समझे ना? अब मैं इस पर आता हूं, अब यहां आता हूं, तो देखो मैंने क्या दे रखा है कि इस सर्कुलर स्केल के लिए जो पिच है वो 1 mm दे दिया। पिच जो है मैंने क्या बोल दिया? 1 mm है। इसका मतलब क्या है? पूरा 360 डिग्री घूमने पर ये सर्कुलर स्केल कितना बाहर आता है बोलो? 1 mm बनेगा। अच्छा बताओ, सर्कुलर स्केल पर डिवीजन कितने करे थे अपन ने? कितने मार्किंग्स बनाई थी? 100 बनाई थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक चक्कर में ये 1 mm चलता है। पूरा एक चक्कर अगर गोल घूम गया तो 1 mm चल चुका है। तो एक चक्कर का मतलब क्या हो गया? 100 डिविजन्स या 100 मार्किंग्स हमने घुमा दी। समझ में आ रही है मेरी बात? पूरी 100 मार्किंग्स मैंने घुमा दी तो वो 1 mm लीनियर स्केल पर चलेंगी। तो इसका मतलब 1 डिवीजन की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा? 1/100 mm आ जाएगा। 1 डिवीजन की बात करूं तो 1/100 mm बन जाएगा। इसका मतलब इस सर्कुलर स्केल का जो 1 डिवीजन की वैल्यू है, 1 डिवीजन के बीच का जो गैप है वो बन चुका है 1/100 mm। 1/100 mm। अब यहाँ पर मैं रीडिंग लेना चाहता हूँ, तो रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा ब्लू पेन चला दिया है तो देख नहीं पा रहे, लेकिन थोड़ा सा अगर एस्टिमेट भी लगाना चाहें तो ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 के आसपास कुछ दिख रहा है मुझे, है ना? ये 47 के आसपास मार्किंग है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी थिकनेस को मेजर करना चाहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? एक तो लीनियर स्केल की रीडिंग, यानी कि वो कितना है? 5, 6, 7, तो 7 mm तो इसका बना, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग तो वो कितना? 47 डिवीजन तो थे, और एक डिवीजन कितना था? 1/100 था। तो फाइनल कितना आ गया बोलो? 7.47 mm बन चुका है। समझे? तो इस तरीके से हमारे पास रीडिंग ली जाती है, इस तरीके से हमारी रीडिंग ली जाती है फॉर सर्कुलर दिस स्क्रू गेज। तो देखो यहाँ पर भी वही किया हुआ है, आप देख सकते हैं। 1 सर्कुलर पार्ट की जो वैल्यू आ गई थी वो 1/100 mm आ चुकी थी। तो यहाँ पर कितना आ गया था? देखो 40, 41, 42, 43, 44, 45 यहाँ हुआ, 46 एंड 47। इसका मतलब इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ गई है? 47 डिविजन्स रीडिंग आ चुकी है। तो इसका मतलब इसका अगर mm में कन्वर्ट करें तो वो कितना हो जाएगा? 47 × 1/100। और लीनियर स्केल की रीडिंग कितनी आ गई थी? वो आ गई थी 7। तो यहाँ से आ गया 7 तो लीनियर स्केल, और सर्कुलर स्केल की आ गई 47 × 1/100। तो इस प्रकार से हम रीडिंग ले सकते हैं, मेजरमेंट्स ले सकते हैं थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट या रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, यानी कि वो जो लीनियर स्केल बना हुआ था उसकी रीडिंग, और ये बना हुआ है सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो कितनी आ गई थी? 47 आ गई थी। और लीस्ट काउंट मतलब जो जिसका मिनिमम हम रीडिंग ले सकते हैं, तो वो कितना बन जाता है? लीस्ट काउंट अगर लिखा जाए तो वो बन गया था, पिच था वो 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। समझ में आ रही है ना बात? बोलो तभी आगे बढ़ पाएंगे। ओके 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 ओके। तो देखो यही बातें यहाँ पर कर दी। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये वाला जो जॉ है, ये वाली चीज़ें ये सारी फिक्स्ड हैं, और यहाँ पर इसे थिम्बल कहा जाता है। इसका ज़्यादा लोड मत लेना है ना, ठीक है, जो याद है। तो अब ये वाला जो जॉ है, ध्यान रखने वाली बात सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो जॉ है वो मूवेबल है।
ये अपना दांत ऐसा फाड़ेगा, इसके बीच में ऑब्जेक्ट फिट करेंगे और फिर इसको टाइट कर देंगे, फिर देखेंगे कि कितना इसकी रीडिंग आ रही है। समझ में आ रहा है ना अपन क्या करने वाले? इसको, ये जो मूवेबल है इसको ऐसे ढीला किया, ऑब्जेक्ट को अंदर डाला, फिर टाइट कर दिया, फिर हम देख रहे हैं कि भाई रीडिंग कितना बना हुआ है। तो अब ये सवाल करते हैं। अपने को पूरा डायग्राम नहीं दिया है ना, अपने को सवाल में पूरा डायग्राम नहीं दिया, बस लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे दिखने वाली है ये बता दिया। तो बताओ लीनियर स्केल की रीडिंग कितनी आई? मेन स्केल जो बना उसकी रीडिंग ये आ चुकी है 10 और 1 11, तो ये 11 mm तो बन चुकी है। और अगर मैं सर्कुलर के डिवीजन बात करूं तो वो कितने आ चुके हैं बताओ? वो है 60, 61, 62, 60, 65 दिख रहा है, तो ये 65 डिवीजन आ गया। फिर सवाल में दिया गया है इन 1 कंप्लीट रोटेशन ये 1 mm चलता है, यानी कि पिच हमें दे दिया गया है 1 mm, और हमें सर्कुलर स्केल के डिवीजन कितने दिए? 100 डिवीजन दिए। इसका मतलब एक डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कितना हो जाएगा? 1 mm अपॉन 100, यानी कि 0.01 mm। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की थिकनेस बनी वो कितनी बन गई? वो आ गई 11 mm, वो जो लीनियर से देखा, प्लस 65 इंटू 0.01, तो ये आ गया 11.65 mm। समझे बात को? और ये रहा अगला सवाल, मैं सॉल्यूशन दबा देता हूँ। ये दिख रहा है ना आपको? ये डायग्राम ये रहा, इन्फॉर्मेशन आपको इधर दे रखा है। मेन स्केल की बताओ कितनी बनी इधर? इसमें मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई? यहाँ पर दे रखा है मेन स्केल के 1/2 mm पर मार्क्स बने हुए हैं, तो ये हुआ 1, 2, ये मतलब फर्स्ट मार्क्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12 और ये 13। तो एक डिवीजन कितने का बोल रखा है? 1/2 mm, यानी कि 0.5 का। तो 13 कितने का हो जाएगा? 13 इंटू 0.5, यानी कि 6.5 mm बन चुका है मेन स्केल। समझे क्या बात को? बोलो। और अगर बात करते हैं सर्कुलर स्केल के लिए, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखो कितना आया? बोलो, शर्माओ मत। यहाँ तो 40 था, 41, 42, 43, इसका मतलब 43 डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। अभी मुझे लीस्ट काउंट पता है क्या? बोलो, लीस्ट काउंट पता है क्या अपने को? नहीं पता है। पिच दे रखा है क्या सवाल में? पिच पिच पिच, बोलो कितना है? 1/2 है, तो ये 1/2 हो चुका है। नंबर ऑफ डिविजन्स बोलो कितने हैं अपने पास? 50 है, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1/100, यानी कि 0.01। तो फाइनल रीडिंग अगर हम लिखें तो वो मेन स्केल का तो बन चुका है 6.5 mm, और सर्कुलर स्केल के लिए बन चुका है 43 इंटू 0.01, तो ये आ गया 6.5 प्लस 0.43, यानी कि 6.93 बन चुका है। तो ये देख सकते हैं 6.93 इज दी फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है ना बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहाँ गया? रीड द स्क्रू गेज बिलो, इनकम्प्लीट रोशन। हाँ, ये दे रखा है आपने को, ये रहा। इस डायग्राम को देख के बताओ, सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा। हो जाएगा ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों को कर सकते हैं। वंस अगेन आई विल अपलोड द PDF, आप और PDF में जाके जानकारी और ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब सवाल देखें, रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, लेंथ दिया है वायर का 50 सेंटीमीटर, इस पुट बिटवीन द जॉज ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से रीडिंग ले रहे हैं,
पिच ऑफ द स्क्रू गेज हमें दिया गया है 0.5 मीटर एंड इसके डिविजन्स जो सर्कुलर के दिए गए हैं 50 डिवीजन से। पूछा है रेजिस्टिविटी बताइए कितना बनेगा। तो रेजिस्टिविटी के लिए बन जाएगा अपने को पता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A बनता है। तो यहाँ से रो जो बनेगा वो होगा RA अपॉन L। एरिया को क्या लिख दिया इन्होंने, देखो पाई d स्क्वायर बाय 4 लिख दिया, पाई d स्क्वायर बाय 4 लिख दिया। और डायमीटर कहाँ से आया, डायमीटर इसकी मदद से आया है, स्क्रू गेज की मदद से डायमीटर को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका मेजरमेंट लिया तो उसमें एरर भी होगा। एरर किसके बराबर होगा, लीस्ट काउंट के बराबर होगा। तो ये जो मेजरमेंट आया वो कितना आया 8.42। तो इसकी जो एक्चुअल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 8.42 प्लस माइनस लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट कितना था इसका, लीस्ट काउंट था 0.01। समझे, बोलो। तो इस तरीके से फिर फाइनली मैंने यहाँ पर देखो इस स्क्रू गेज की रीडिंग को यहाँ पर यूज़ किया। बाकी रेजिस्टेंस और लेंथ की रीडिंग सवाल में दिया गया है और इस स्क्रू गेज की मदद से हम डायमीटर निकालने वाले हैं और वो हमने निकाल लिया। तो फाइनली हमारी रीडिंग भी बन गई। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप करिएगा इसे। अब बात करते हैं ज़ीरो एरर की। हाँ, कुछ सवाल जो दे रखे हैं यहाँ पर, ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा ये वाले सवाल। अब बात करते हैं ज़ीरो एरर की। अब ज़ीरो एरर का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पर हमने नहीं रखा है, यहाँ देखो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं फंसा रखा, तो रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी, बोलो। रीडिंग आनी चाहिए थी 0। अरे कुछ भी नहीं रखा ना अपन ने, तो रीडिंग 0 आना चाहिए था। लेकिन अभी यहाँ देखो, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये वाला 0 नीचे शिफ्टेड दिख रहा है। इसका मतलब इस लाइन के आगे कौन सा नंबर बना हुआ है, ये है 5, 6 और 7, 7वां नंबर बना हुआ है। इसका मतलब जहाँ रीडिंग 0 आनी चाहिए थी वहाँ पर रीडिंग हमें दिखा रहा है 7 डिविजन्स। जहाँ पर रीडिंग 0 आनी चाहिए थी वहाँ पर हमें 7 डिवीजन की रीडिंग दिखा रहा है। और अगर mm में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 7 × 0.01 यानी कि 0.07। तो यहाँ पर ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो शुरू में ही गड़बड़ रीडिंग दिखा रहा है। दिखाना चाहिए था 0 और ये बढ़ा के दिखा रहा है कितना, 0.07। अब हमने क्या किया कि इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए यहाँ पर रीडिंग ली। ये रीडिंग कितना आया ये देख के बताओ। अब तुम लोग बताओगे, मुझे नहीं पता, बताओ कितना आया मेन स्केल का, बोलो बोलो। मेन स्केल रीडिंग 3 mm आ चुका है। और सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन हैं, बोलो। ये 5, 6 और 7, तो 7 डिविजन्स और एक डिवीजन 1/100 हो जाएगा। तो ये आ गया 3.07 mm। लेकिन ध्यान दीजिए हमने कौन सा स्क्रू गेज लिया है जो कि 0 की जगह बढ़ा के दिखा रहा था। कितना बढ़ा रहा था, 0.07 mm बढ़ा के दिखा रहा था। तो जो एक्चुअल होगा, एक्चुअल रीडिंग अगर लिखा जाए तो क्या किया जाएगा, जो बढ़ा के लिखा गया है उसे हम माइनस कर दें तो अपना एक्चुअल बन जाएगा। तो ये कितना आ गया 3.00 mm। समझे क्या बात को। अरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के वेइंग स्केल पर तुम खड़े नहीं थे और रीडिंग आ गई 1 किलोग्राम। और जब वेइंग स्केल पर खड़े हो गए और तुम्हारी रीडिंग आ गई 151 किलोग्राम, तो तुम्हारा वेट कितना रहा होगा अब कितना रहा होगा भाई, 150 kg रहा होगा। समझ में आया ना क्या किया। अरे यार हाँ तो बोल दो, इतना भी क्या शर्मा। ठीक है, तो अभी आपके सामने ये रहा सवाल। ये कोई ऑब्जेक्ट जब फिट नहीं किया हुआ है तब रीडिंग यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि 0 एरर को दिखाया गया है।
और फिर बाद में ऑब्जेक्ट फिट कर दिया तो इतनी रीडिंग आ रही है। तो हमसे पूछा है एक्चुअल बताइए कितना होगा। विदाउट ऑब्वियसली सॉल्यूशन नहीं देखेंगे आप, चाहे तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो बताइए जीरो एरर कितना बना? बोलो 3 डिविजन्स, और ये mm में अगर लिखें तो 3/100 mm, यानी कि 0.03 mm बन चुका है। अगर मैं इसकी रीडिंग लेता हूँ तो कितना आ गया? ये 5, 6 और 7 प्लस कितना आ गया? 60, 65, 67 इंटू 3 कहाँ? 7.67 ना, है ना, 7.67। तो अभी देखो यहाँ पर क्या कर रहे थे, बढ़ा के दिखा रहा है। कितनी बढ़ा के दिखा रहा है? 0.03 बढ़ा के दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास रीडिंग आई थी 7.67 की रीडिंग आई थी, उसमें से हम माइनस कर लेंगे 0.03 को, उसमें से हम माइनस कर लेंगे 7.67 आई थी, माइनस कर लिया इतना। तो ये फाइनली एक्चुअल रीडिंग बन चुकी है, एक्चुअल रीडिंग ये बन चुकी है। अब देखिए ये रहा आपका अगला सवाल, ये रहा आपका अगला सवाल। अब मैं देखता हूँ कि कितना समझ में आया, है ना, करके देखिए क्या आना चाहिए इसे। बोलो चलिए देखते हैं, ठीक है। सुनो, अब ध्यान से सुनना कि सब कुछ अगर दुनिया में सही रहता तो ये मेन स्केल का 0, है ना, ये मेन स्केल का 0 और अपना सर्कुलर स्केल का 0 भी यहीं पर एकदम चकाचक बैठा होता, ठीक है, ऐसा बैठा होता। अभी तक हमने सवालों में देखा तो क्या देखा कि 0 की जगह रीडिंग कुछ बढ़कर दिख गई, 0 की जगह रीडिंग जो है बढ़कर दिख गई। 0 कहाँ शिफ्ट हो गया? नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो गया। ऐसे घुमा दिया जाए तो रीडिंग बढ़ जाती है, उल्टा कर दिया जाए तो रीडिंग कम हो जाएगी। तो अब सोचो, जब ये स्क्रू गेज का रीडिंग जब लिया जा रहा था और सब कुछ अपना काम अपन कर रहे थे, अब अपन ने क्या कर लिया, अपने क्लास में एक बॉडी बिल्डर को मैंने, है ना, ये स्क्रू गेज दे दिया। अब इसको तो क्या है कि एकदम अपनी बॉडी दिखानी है, तो इसको क्या मिला? स्क्रू गेज मिला बेचारा। और इसने जब फाइनली सब कुछ रीडिंग करके अपन रख रहे थे ना, तो इसने इसको इतना टाइट कर दिया, इतना टाइट कर दिया कि भाई जहाँ 0 और 0 मैच करने चाहिए थे इसके, भाई साहब ये वाला 0 है ना ऊपर ही टाइट हो गया। समझ में आया क्या? ऐसे ये तो लूज हो रहा है, ऐसे घुमाएंगे तो लूज हो रहा है और ऐसे घुमाएंगे तो टाइट होगा। समझ में आ रही इतनी बात? अरे यार बोलो। तो अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, टाइट हो गया, और उस बॉडी बिल्डर ने अपना बॉडी दिखाने के चक्कर में क्या किया कि उसको इतना लपक के टाइट कर दिया कि बेचारा जो 0 यहाँ आना चाहिए था वो कहाँ चला गया? इधर ही चला गया, ठीक है। तो अभी तक जो हम देख रहे थे, आप चाहे इसमें देख लीजिए चाहे इसमें देख लीजिए, 0 जो था वो क्या था? इधर की तरफ था, यानी कि ज़्यादा खुला हुआ है, ज़्यादा खुला हुआ है। लेकिन पहलवान को दे दिया तो उसने क्या कर दिएगा? वो 0 जो है ऊपर सरका देगा, जो कि अगले सवाल में आपको दे रखा है, ये देखो, ठीक है। तो अब देखो कि भाई साहब हमारा 0 होना कहाँ चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था, इस लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए था। है कहाँ पर? यहाँ पर है। तो कितने डिवीजन टाइट हुआ है, कोई बता सकता है क्या? कितने डिवीजन टाइट हुआ है, ये कोई बता सकता है क्या?
देखो यहाँ पर ये है 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, यानी कि 0 यहाँ होना चाहिए था, है यहाँ पर। तो ये देखा तो ये 7 डिवीजन ऊपर सरक चुका है। तो अब देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी? 0 आनी चाहिए थी, ठीक है। और अब देखिए कि भाई यहाँ पर रीडिंग कुछ और ही आ रही है, और इनफैक्ट 0 को लाने के लिए हमें इसे ऐसा घुमाना पड़ेगा, इधर घुमाना पड़ेगा, और 0 रीडिंग लाने के लिए इधर घुमाना पड़ेगा। तो आपको देखते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा जॉ है वो खुल जाएगा, जॉ जो है वो खुल जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जहाँ रीडिंग 0 आनी चाहिए थी वहाँ पर रीडिंग 0 से भी कम आ रही है। हमने क्या कर दिया कि ये तो माइनस में घुसा दिया इसको। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? बोलो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो नई प्रकार की रीडिंग हमारी बनी उसको 0 एरर तो कहेंगे, लेकिन ये नेगेटिव 0 एरर बनेगा, माइनस बनेगा, ठीक है। तो देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, जब पहलवान ने इसको टाइट किया तो जहाँ 0 रुकना चाहिए था उससे ज़्यादा और टाइट हो गया। इसका मतलब मैं ये देखता हूँ कि जहाँ 0 रीडिंग आनी चाहिए थी वहाँ नेगेटिव रीडिंग आ गई, जहाँ 0 रीडिंग आनी चाहिए थी वहाँ नेगेटिव रीडिंग आ गई। अब मान लो कोई वेइंग स्केल है जिसमें कि नेगेटिव 0 एरर है, और मैंने अपना वेट उसमें देखा तो वो 41 किलोग्राम दिखा। तो जो एक्चुअल होगा वो 41 से ज़्यादा होगा या 41 से कम होगा? क्या होगा? ज़्यादा या कम? अरे यार देखो, जहाँ 0 दिखाना चाहिए था वहाँ 0 से भी कम दिखा रहा है। इसका मतलब जहाँ ये 41 दिखा रहा है वो एक्चुअल रीडिंग से कम दिखा रहा होगा, तो एक्चुअल रीडिंग 41 से ज़्यादा रही होगी, तो एक्चुअल 41 से ज़्यादा रहा होगा। समझे मेरी बात? जल्दी बोलो। अरे यार, नेगेटिव 0 एरर इतनी समझ में आई क्या? अपने को सोचो कि यार वेइंग स्केल पे खड़े हो, जहाँ 0 दिखाना चाहिए था वहाँ पर -1 दिखा रहा है, वो वहाँ पर -1 kg रीडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब इस वेइंग स्केल पर जब मैं 1 kg रखूँगा तो 0 kg की 0 रीडिंग दिखाएगा। समझिए क्या बात? जल्दी बोलो यार, ऐसे चुप नहीं बैठोगे। तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 1 kg की जो रीडिंग आ रही थी, जो एक्चुअली था, लेकिन दिख कितना रहा है? 0 kg दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो रीडिंग यहाँ पर दिखाएगा, यानी कि नेगेटिव 0 एरर जहाँ पर होगा वो कम रीडिंग दिखाएगा, एक्चुअल से कम दिखाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना? और कम दिखाएगा, इसका मतलब फाइनल रीडिंग में हमें वो जोड़ना पड़ेगा, जितना कम दिखा रहा है ना उतना जोड़ना पड़ेगा। तो मैं अगर फाइनल रीडिंग लेता हूँ तो देखिए कितना आ गया, 5, 6 और 7, तो 7 तो मेन स्केल डिवीजन आ गए, और इसके कितने हो गए? 90, 91, 92, 93, 94, 95 है ना, 95, तो ये 0.95 तो इसकी रीडिंग आ गई। लेकिन ये एक्चुअल रीडिंग नहीं है, ये तो कम है, तो इसमें कोई चीज़ जोड़नी पड़ेगी। कितनी जोड़नी पड़ेगी? ये वाली 0.007। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? प्लस 0.07 को जोड़ना पड़ेगा। तो ये बन चुका है एक्चुअल रीडिंग हमारे पास 8.02 mm। समझे क्या बात को? हाँ बोल दो, ना बोल दो, कुछ तो बोलो। ओके, तो देखिए अपना अभी समय समाप्त हो गया है, अभी काफ़ी कुछ और पढ़ना है मेरे को। अपने इसके बाद किसी क्लास है? नहीं, क्लास है या नहीं है मेरे बाद में? अरे क्लास है या नहीं है? नहीं है ना, तो चलो फिर बिंदास आगे बढ़ते हैं। बायो की है?
मतलब हो, अच्छा पता नहीं है तुम्हें मतलब। तो चलो अपन स्क्रू गेज ख़त्म कर लेते हैं। तो मुझे क्या दिखा कि एरर दो प्रकार के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए मैं क्या बोलूँगा, ऐसी एरर जहाँ में वो ज़ीरो की जगह ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है, ज़ीरो की जगह ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है। तो एक्चुअल रीडिंग निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व रीडिंग में जोड़ना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? बोलना सीखो। दोबारा बोलता हूँ, पॉजिटिव ज़ीरो माइनस करना पड़ेगा। पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब जहाँ ज़ीरो था उसकी जगह ज़्यादा रीडिंग आ चुकी है। तो रीडिंग अगर ज़्यादा हुई तो एक्चुअल क्या होगा, ऑब्जर्व रीडिंग में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। अगर मैं नेगेटिव ज़ीरो एरर की बात करता हूँ तो वो क्या करता है कि ज़ीरो की जगह नेगेटिव वैल्यू दिखा देता है। इसका मतलब ये एक्चुअल से कम दिखाने वाला है। इसका मतलब ये हमारे पास अगर एक्चुअल रीडिंग दिखानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस समथिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो फाइनल करेक्शन अगर लिखा तो देखना एक्चुअल रीडिंग लिखा जाएगा ऑब्जर्व रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। माइनस ज़ीरो एरर करेंगे तो आप चाहे पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो या चाहे नेगेटिव ज़ीरो एरर हो एकदम सही आ जाएगा। पॉजिटिव के लिए देखो, यहाँ जब मैंने पॉजिटिव वैल्यू डाली तो ये माइनस हो गया और यही हम चाहते थे। और जब नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए देखा तो हमने देखा कि यार इसके अंदर में माइनस वैल्यू डाली, माइनस बाहर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका काम भी सही हो गया। समझे क्या मेरी बात को?